लेट स्टार्टेड। जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि। अध्यापक व्यवसाय के प्रारंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। व्यक्तिगत तथा कक्षा में समायोजन की योग्यता। अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है? अच्छे व्यक्तित्व द्वारा। जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। जीवन में चुनौतियों को सामना करने के लिए किस शिक्षण की आवश्यकता है? जीवन कौशल। जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौती का सामना कैसे करता है? प्रभावशाली ढंग से। जीवन कौशल शिक्षण जीवन कौशल जो है शिक्षण जीवन में चुनौती का सामना कैसे करता है? प्रभावशाली ढंग से। व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 5 प्रमुख उद्देश्य हैं व्यवसायिक शिक्षा के। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है? व्यवसायिक शिक्षा। शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं आर्थिक विकास। शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है व्यवसायिक शिक्षा। नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यवसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए सिद्धांतों से है। व्यवसायिक आचरण नीति। व्यवसायिक आचरण क्या है? नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यवसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हो। नीति शास्त्र में व्यवसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? नीति शास्त्र में जो है व्यवसायिक आचरण के वे तत्व सम्मिलित हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी में संबंध सह रोजगार अनुबंधन की श्रृंखला में आते हैं नीति शास्त्र के व्यवसायिक आचरण। व्यवसायिक आचरण नीति के बौद्धिक ज्ञान संप्रदाय है महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है। यह किसके अंतर्गत आता है? व्यवसायिक आचरण नीति में। समाज के नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है व्यवसायिक आचरण नीति। समाज के जो है नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है व्यवसायिक आचरण नीति। व्यवसायिक आचरण नीति के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं? 7 हैं। व्यवसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत: सच्चरिता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, नेतृत्व। व्यवसायिक आचरण नीति के सिद्धांत कौन से हैं? सत्यचरिता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, नेतृत्व। गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं? व्यवसायिक आचरण। व्यवसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है? नैतिकता से है। किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यवसायिक आचरण से जुड़े हैं? व्यवसायिक आचरण संहिता या नीली किताब के नाम से जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? कॉपीराइट। लेखनकार, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसे बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं स्वतः उसे प्राप्त होता है कॉपीराइट। व्यवसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है ब्लू पुस्तक। व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्त कितनी है? 7 हैं। व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्त कितनी है? 7 हैं। व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें: सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन, विश्वसनीयता। व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें: सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोगियों की सुरक्षा और कल्याण, कानून का पालन, विश्वसनीयता। जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है दंडात्मक। व्यवसायिक आचरण संहिता किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है? व्यवसायिक आचरण संहिता उन मामलों में दिशा निर्देश का कार्य करती है जहां कोई नियम नहीं है या नियम अस्पष्ट है। यह नीति पालन में आवश्यक शर्त है। व्यवसायिक आचरण नीति व्यवसायिक आचरण संहिता किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है? व्यवसायिक आचरण संहिता उन मामलों में दिशा निर्देश का कार्य करती है जहां कोई नियम नहीं है या नियम अस्पष्ट है। यह नीति पालन में आवश्यक शर्त है। एक विशेष अधिकार जो मूल अधिकार तथा रचनात्मक, कार्यात्मक, बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है पेटेंट कहलाता है। एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक, कार्यात्मक, बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है पेटेंट कहलाता है। किसी विशिष्ट चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क है एक विशेष प्रकार का चिन्ह है। शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के
प्रमुख आधार कितने हैं? 5 हैं। शिक्षक की व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कितने हैं? 5। शिक्षक की व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार हैं सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव से रहित, शिक्षण अभिरुचि। पूर्वाग्रह से रहित, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित प्रमुख आधार हैं शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के। प्रबंधन के स्तर होते हैं 3। प्रबंधन कौन कौन से स्तर हैं? उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और पर्यवेक्षी या प्रचालन स्तर। प्रबंधन के 3 स्तर हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षी या प्रचालन के स्तर। एनसीईआरटी द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है? 80। संविधान के अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? धर्म, वंश, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद। दंड मुक्त बचपन में क्या है? 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से है। शिक्षक संसाधन प्रदाता के रूप में कौन से कार्य करता है? शिक्षक एक संसाधन सुविधा प्रदाता के रूप में अपने संसाधनों को साझा करके छात्रों तथा सहकर्मियों का अनुदेशन सामग्री प्रदान करके नेतृत्व करता है। शिक्षक संसाधन प्रदाता के रूप में कौन से कार्य करता है? शिक्षक जो है एक संसाधन सुविधा प्रदाता के रूप में अपने संसाधनों को साझा करके छात्रों तथा सहकर्मियों को अनुदेशन सामग्री प्रदान करके नेतृत्व करता है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सीखने का नियम थॉर्नडाइक। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। संवेदी स्मृति कितनी होती है? 4 सेकंड। व्यवसायिक शिक्षा के से विकास होता है संबंधों का। व्यवसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है समाज से। थॉर्नटन और लिंकर्ट किसके मापन से संबंधित है? अभिवृद्धि। गांधी जी ने शिक्षण के किस पर अधिक बल दिया है? व्यवसायिक शिक्षा पर। व्यवसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। अध्यापन व्यवसाय के प्रारंभ में अध्यापक की सफलता का महत्वपूर्ण कारक क्या है? अध्यापन व्यवसाय के प्रारंभ में अध्यापक की सफलता का महत्वपूर्ण कारक व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता बनाए रखना। व्यवसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। व्यवसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन, व्यक्ति का बहुमुखी विकास एवं समय की मांग, बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति, आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति। व्यवसायिक आचरण नीति से आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक आचरण नीति से तात्पर्य है नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यवसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए सिद्धांतों से है। नीति शास्त्र में व्यवसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? नीति शास्त्र में व्यवसायिक आचरण के वे तत्व सम्मिलित हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं तथा रोजगार अनुबंधन की श्रृंखला में आते हैं। नीति शास्त्र में व्यवसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? नीति शास्त्र में जो है व्यवसायिक आचरण के वे तत्व सम्मिलित हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं तथा रोजगार अनुबंधन की श्रृंखला में आते हैं। व्यवसायिक आचरण नीति में बौद्धिक ज्ञान संपदा के नीति शास्त्र आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक आचरण नीति में बौद्धिक ज्ञान संपदा एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यवसायिक आचरण नीति में बौद्धिक ज्ञान संपदा एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है तथा समाज की नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यवसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत बताइए। व्यवसायिक आचरण नीति के 7 सिद्धांत हैं। सच्चरिता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, नेतृत्व। व्यवसायिक आचरण नीति का संबंध नैतिकता से है, स्पष्ट कीजिए। व्यवसायिक आचरण नीति का संबंध नैतिकता से, स्पष्ट कीजिए। व्यवसायिक आचरण नीति का संबंध नैतिकता से है क्योंकि व्यवसायिक आचरण संहिता या नीली किताब में उन्हीं मानदंडों का समावेश हुआ जो व्यवसायिक आचरण से जुड़े हैं। व्यवसायिक आचरण नीति में कॉपीराइट को स्पष्ट कीजिए। कॉपीराइट जो है एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। इसके लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 पारित किया गया। लेखन, कार्य, व्याख्या, नाटक, नृत्य तथा संगीत आदि के क्षेत्र में यह अधिकार प्रदान किया जाता है। व्यवसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका का क्या नाम है? नीली किताब है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो मूल प्रति होती है जिस पर उसका अस्थायित्व होता है उसे ब्लू पुस्तिका या ब्लू प्रिंट कहते हैं। व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें हैं सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन, विश्वसनीयता। व्यवसायिक आचरण संहिता किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है? व्यवसायिक आचरण संहिता उन मामलों में जो है दिशा निर्देश का कार्य करती है जहाँ कोई नियम नहीं है, नियम अस्पष्ट है। ये नीति पालन में आवश्यक शर्तें हैं। पेटेंट से क्या तात्पर्य है? पेटेंट
से तात्पर्य एक विशेष अधिकार से है जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। पेटेंट से तात्पर्य है विशेष अधिकार से है जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। शिक्षक व्यावसायिक प्रतिबद्धता के आधार क्या है? शिक्षक व्यावसायिक प्रतिबद्धता आधार क्या है? शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार हैं। व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित, शिक्षण अभिरुचि। ट्रेडमार्क से आप क्या समझते हैं? ट्रेडमार्क एक चिन्ह है जो समांतर संगठनों, संस्थाओं, कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग संभावित प्रतियोगिता में अंतर हेतु किया जाता है। शिक्षण नीतियों के प्रकार बताइए। शिक्षण नीति को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रभुत्ववादी नीति और जनतांत्रिक नीति। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति से आप क्या समझते हैं? प्रभुत्ववादी जो है शिक्षण नीति है पाठ वस्तु व शिक्षक केंद्रित होती है। ये नीतियाँ जो है पारस्परिक शिक्षण नीति है, इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है। जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं? जीवन कौशल जीवन से संबंधित क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से करने की दक्षता है। जीवन कौशल की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जीवन कौशल के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जीवन कौशल के द्वारा बालक बालिकाओं में व्यवहारिक ज्ञान का संचार होता है। जीवन कौशल के द्वारा जीवन संबंधी दक्षताओं में वृद्धि होती है। जीवन कौशल बालक बालिकाओं में जो है आदर्श व्यवहार को विकसित करता है। जीवन कौशल व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जीवन कौशल के महत्व को समझाइए। व्यक्ति के विकास में जीवन कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए जीवन कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके कारण व्यक्ति की जो है सूझबूझ, व्यवहार व व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगता है। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों से आप क्या समझते हैं? जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ छात्र केंद्रित होती है, जिसमें छात्र स्वयं पाठ्यवस्तु को निर्धारित करता है। व्यवसायिक चयन के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। व्यवसायिक चयन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विषयों को सही ढंग से चुनना, व्यवसाय में निरंतर वृद्धि करना, सही ढंग से व्यवसाय का चयन। विषयों को सही ढंग से चुनना, व्यवसाय में निरंतर वृद्धि करना, सही ढंग से व्यवसाय का चयन। व्यावसायिक स्रोत केंद्र से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक स्रोत केंद्र वे केंद्र होते हैं जहां रोजगार से संबंधित जानकारी दी जाती है, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है। आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसाय में से किसी एक का चयन करने को कहा जाए तो आप चयन करेंगे। आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसाय में से किसी एक को चयन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? वर्तमान वेतनमान व्यवसाय में चयन करने का अध्यापक व्यवसाय को चुनाव करेंगे, क्योंकि आप जहां एक और इस दिशा में स्वयं प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर यह पद किसी दूसरे व्यवसाय से अधिक गरिमामय एवं सम्मानित है। यदि आपका पुत्र शिक्षक व्यवसाय में जाना चाहता है तो आप क्या करेंगे? यदि आपका पुत्र शिक्षण व्यवसाय की ओर अनुप्रेरित है तो आप प्रेम पूर्वक उसके उद्देश्य को सबल करेंगे। वृत्ति से आप क्या समझते हैं? वृत्ति से आशा एक प्रकार की विशिष्ट योग्यता है जिसको करने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, म्यूजिक, डॉक्टरी, पत्रकारिता आदि। एक अध्यापक के लिए व्यावसायिक प्रतिमान क्या है? शिक्षक व्यवसाय में रहते हुए जो कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है, शिक्षक व्यवसाय में रहते हुए जो कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है उसी के आधार पर समाज और राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है। तो अध्यापक का व्यवसाय या अध्यापक वृत्ति बालक के विकास के संदर्भ में एक गरिमापूर्ण महिमा मंडन का कार्य है। एक अध्यापक अपने व्यवसाय के महत्व का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। इस व्यवसाय की महत्ता के कारण उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। यदि वह अपने व्यवसाय के प्रति अन्याय और विश्वासघात करेगा तो वह कई पीढ़ियों को नष्ट कर देगा, जिसका कुफल समाज और राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। प्रत्येक छात्र द्वारा आदरणीय शिक्षक वे हैं जो छात्र ऐसे शिक्षक को सामान्य दृष्टि से अवलोकन करते हैं जो काफी मूल्यांकन में पक्षपात रहित या दुराग्रह मुक्त होते हैं। एक छात्र समय समय पर आपको उपहार देने की कोशिश करता है, आप क्या करेंगे? एक छात्र से बार बार शिक्षक द्वारा उपहार लेना उसके गरिमा के खिलाफ है, जिससे कक्षा के अन्य छात्र अपने आप को कुंठित और तनावग्रस्त महसूस करेंगे, अतः आप उस छात्र को उपहार देने से मना करेंगे। समाज सुधार में सर्वाधिक योगदान किसका है? समाज सुधार में सबसे अधिक योगदान शिक्षक का है। इसे राष्ट्र निर्माता के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके पास सभी आयु वर्ग के छात्र अध्ययन के लिए आते हैं जिसकी जो है सहायता से वह समाज को जो है नई दिशा प्रदान करता है।
विद्यालय के कुछ अध्यापकगण कोचिंग चलाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अध्यापक का जो है समाज में आदरणीय स्थान होता है। यदि शिक्षक जो है कोचिंग चलाने में लिप्त हो जाएगा तो विद्यालय के छात्रों पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, अतः इससे अनेक भयंकर दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे जो विद्यालय के पक्ष में हानिकारक होगा, अतः रोकने का प्रयास करेंगे। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र सो रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र सो रहा है तो उसके सोने का कारण जानकर समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। आपकी दृष्टि में विद्यालय की वार्षिक परीक्षा फल का भार सौंपा जाना चाहिए। विद्यालय की वार्षिक परीक्षा फल का भार बोर्ड तथा विद्यालय दोनों पर संयुक्त रूप से सौंपा जाना चाहिए। इससे परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेगा और बोझ काफ़ी हल्का हो जाएगा। शिक्षक को सदाचारी होना अति आवश्यक है। क्यों? शिक्षक का चरित्र जो है दूध की भांति उजली तस्वीर होती है। इसका आदर्श अनुकरण करने योग्य होता है और यह भावी पीढ़ियों के भाग्य का निर्माता होता है। इसके लिए वह सदैव शिक्षण कार्य में व्यस्त रहता है। इसलिए शिक्षक सदाचारी होना अति आवश्यक है। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक जो है ईमानदार, नियमित, सदाचारी, पक्षपात रहित और कर्तव्यनिष्ठ और विचारों से पाक साफ होना चाहिए। अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अध्यापकों में जो है व्यावसायिक निष्ठा को सजीव बनाए रखने के लिए 5-5 वर्ष के लिए शिक्षण ठेके प्रदान कर उन्हें पुनर्नवीकरण किया जाना चाहिए। आपके शिक्षण कार्य से छात्रों के असंतुष्ट रहने पर आप क्या करेंगे? यदि छात्र आपके शिक्षण कार्य को नापसंद करते हैं तो उचित यह होगा कि आप उनसे बात कर समस्या का निवारण कर दें तथा अध्यापन शैली को रोचक और सरल बनाएंगे। अध्यापक को विद्यालय संबंधी अपने दायित्व का सदैव निर्वाह करना चाहिए। क्यों? विद्यालय संबंधी दायित्व को नियत समय में पूर्ण करने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र उस अध्यापक को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा वह सबकी निगाह में बराबर बना रहता है। अतः विद्यालय संबंधी अपने दायित्व का निर्वहन करना शिक्षक का कर्तव्य है। आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य किन्हीं कारणवश आपसे बेहद नाराज हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य का किन्हीं कारणवश आपसे नाराजगी होने पर आपका यह पूर्ण दायित्व बनता है कि आप उनसे बात कर भ्रम का निवारण करेंगे। शिक्षक के रूप में संयोगवश किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? यदि शिक्षक की तबीयत खराब हो जाए तो उसे चिकित्सा अवकाश लेकर आराम करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में अध्यापक द्वारा अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। आपकी कक्षा में एक छात्र पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, उस छात्र की कमजोरी दूर करने हेतु आपका क्या करना चाहिए? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए विषय शिक्षक को कक्षा शिक्षण के पश्चात अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। शिक्षक संगठन के कार्य बताइए। किसी विद्यालय में शिक्षण संगठन शिक्षकों की समस्याओं के निदान हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य के मध्य संबंधों को मजबूत बनाने हेतु होता है। व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? किसी भी व्यवसाय की सफलता का निर्णय उसके उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। एक शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होती है? शिक्षक की जो है सर्वोच्च प्राथमिकता व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं व्यावसायिक निष्ठा है। शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता व्यावसायिक प्रतिबद्धता और व्यावसायिक निष्ठा है। अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाने के पश्चात आप अपनी प्रोन्नति के लिए कौन सा मार्ग अपनाएंगे? अध्यापक व्यवसाय में जो है नियुक्ति के उपरांत आप प्रोन्नति प्राप्ति हेतु शिक्षकोचित दायित्व तथा अपने कर्तव्यों का बखूबी अनुकरण करते रहेंगे। एक शिक्षक के रूप में आपकी दृष्टि हड़ताल के बारे में क्या है? शिक्षक को हड़ताल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां एक ओर इससे शिक्षण कार्य प्रभावी होगा वहीं दूसरी ओर यह शिक्षक की गरिमा के पूर्णतः खिलाफ है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र प्रायः विद्यालय में देर से आते हैं, आप क्या करेंगे? विद्यालय में देर से आने वाले छात्रों के देर से आने का जो है कारण जानकर उनका जो है पूर्णतः निवारण करेंगे। विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा प्रबंधन समिति के मध्य तनाव उत्पन्न होने पर आप क्या करेंगे? एक शिक्षक का पूर्ण दायित्व होता है कि वह सदैव समाज के सभी लोगों के बीच उत्पन्न परस्पर वैमनस्यता, तनाव, ईर्ष्या का समाधान करेंगे। शिक्षा में दर्शन का होना आवश्यक है। क्यों? दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारण में सहायता मिलती है, क्योंकि दर्शन में वैचारिक गहराई तथा तार्किक दृष्टि का सामंजस्य होता है। शिक्षक बनने के पश्चात आप इस व्यवसाय के संबंध में क्या अनुभव करते हैं? एक शिक्षक को आजीवन विद्यार्थी की संज्ञा प्रदान की जाती है, क्योंकि जब तक शिक्षक नवीन ज्ञान के प्रति सजग, चिंतनशील तथा प्रेरित नहीं होगा तब तक वह उत्तम शिक्षक नहीं बन सकता है। आपकी कक्षा में प्रबंधन महोदय का पुत्र भी अध्ययनरत है, आपकी दृष्टि में उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए?
एक शिक्षक का दायित्व नैतिक दायित्व होता है कि वह कक्षा में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करे, क्योंकि कक्षा के प्रत्येक छात्र उसके पुत्र के समान होते हैं। एक शिक्षक के लिए समय की पाबंदी क्यों आवश्यक है? शिक्षक एक मॉडल है जिसका अनुकरण उसके छात्र करते हैं, अतः शिक्षक के लिए समय की पाबंदी अति आवश्यक है। आप अपने छात्रों के भविष्य के संबंध में क्या विचार रखते हैं? आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों की उचित प्रतिभाओं को अधिकाधिक मुखरित करने का प्रयास करेंगे, जिससे छात्र अपना नाम राष्ट्र में रोशन कर सकें। खाली समय का उपयोग आप किस रूप में करना पसंद करेंगे? एक शिक्षक को अपने अवकाश काल का सदुपयोग पठन पाठन तथा रचनात्मक क्रियाकलाप को संपन्न करने में बिताना चाहिए। छात्र के कल्याण हेतु आपको क्या करना चाहिए? छात्र के कल्याण हेतु शिक्षक को छात्रों की समस्याओं, मध्याह्न भोजन इत्यादि का अवलोकन दैनिक रूप से करना चाहिए। अध्यापक को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? सतत शिक्षा द्वारा अध्यापक हर परिस्थिति एवं आयु स्तर पर अपने को अधिक सूचित, जागरण, उपयोगी तथा अध्यवासी बना सकता है। शिक्षा के स्तर के लगातार गिरावट के लिए कौन दोषी है? शिक्षा के अर्ध पतन के लिए सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षा नीति, शिक्षा संरचना, छात्र तथा समस्त समाज भी न्यूनाधिक मात्रा में दोषी है। शिक्षा के स्तर के लगातार गिरावट के लिए कौन दोषी है? शिक्षा के अर्ध पतन के लिए सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षा नीति, शिक्षा संरचना, छात्र तथा समस्त समाज भी न्यूनाधिक मात्रा में दोषी है। कक्षा में विज्ञान विषय पढ़ाते समय आप किस विधि का अधिक प्रयोग करेंगे? विज्ञान पढ़ाते समय प्रोजेक्ट विधि का ही प्रयोग किया जाना उपयुक्त होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि पूर्णतः विज्ञान शिक्षण के लिए तैयार की गई है। विकलांग छात्र के समुचित विकास हेतु क्या आवश्यक? विकलांग छात्रों को यदि समान छात्रों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसे अनेक प्रकार के मनोग्रंथियों से बचाना चाहिए।